विपक्ष की आलोचना अक्सर बीजेपी को लेकर ये रहती है, चाहे आपकी सरकार हो या बीजेपी की किसी भी राज्य में सरकार हो या फिर केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वो ये कहते हैं कि योग तो सनातन काल से अगर चला आ रहा है तो इसका क्रेडिट लेने का काम सरकार क्यों करती है? सरकार इसलिए करती है कि 21 जून आज से 2014-15 को याद करो, जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले गए माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पहले तो 70 साल तक सरकार कांग्रेस की रही है। नेहरू जी भी तो शीर्षासन किया करते थे। नेहरू जी शीर्षासन करते थे, कभी दम के सामने उनको हम याद कर नेहरू जी को, जिनने कहा था कि मुझे बड़ा अपने आप में ग्लानि होती कि मैं हिंदू, इससे बड़ा क्या कोई बात बोलेगा। वो स्वामी विवेकानंद को भूल जाते हैं, वो स्वामी दयानंद को भूल जाते हैं, वो हमारी लंबी गुरु परंपरा को भूल जाते हैं। ये जो भाव हिंदू के प्रति जो उनका था, अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, हम तो जो यहाँ है नहीं उनके बारे में क्या निंदा करना, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। जब सोमनाथ का मंदिर पहला 12 ज्योतिर्लिंग में से मंदिर श्लोक में आता, सोमनाथ से चालू होता जो श्लोक, उस सोमनाथ के मंदिर के ध्वस्तीकरण के 1000 साल के इतिहास को पुनर् आजादी के साथ जीवित करते हुए लोगों की आस्था, उप प्रधानमंत्री वैसे तो राजनीति में सीनियर थे, उम्र में भी बड़े थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लिया कि जन सहयोग से हमारे ऐसे ध्वस्त हुए मान बिंदुओं को पुनर्स्थापित करना चाहिए था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने कहा था कि ये मत करो और मैं आऊँगा भी नहीं। अब बताओ, सोमनाथ के मंदिर का अगर हम अस्तित्व नकारेंगे तो हम देश की आज़ादी से क्या संबंध रखेंगे? तो ये इसी का परिणाम रहा कि राम मंदिर के मामले में जिस ढंग की भूमिका रही है, हमारे कृष्ण मंदिर के बारे में जो कांग्रेस की भावना है, ये केवल तुष्टीकरण की नीति करते गए। इसलिए इस तरह से जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए तीसरी बार सरकार से बाहर है। जो अंदर के भाव, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक तोड़ निकाल लिया है। ये तोड़ तो हमेशा निकालते हैं। इसलिए आप बताइए, कांग्रेस के बड़े नेता 4 पीढ़ी से शासन में है, लेकिन दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ने में डरते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जहाँ की जनता जागरूक है। इसलिए अमेठी, रायबरेली 4-4, 5-5 पीढ़ी हो जाती है, वहाँ कोई विकास नहीं करते, वहाँ भी हारते तो वायनाड भागते हैं। तो ये जो वर्तमान, लेकिन इस बार तो जातिगत जनगणना के ऊपर बड़ी जोर डालकर बात हो रही है। आप बताइए, बंद तो उनने कराई थी 1936 में, अंग्रेजों ने जो जातिगत जनगणना चालू की थी 1953 में नेहरू जी ने बंद कराई। नेहरू जी ने सरकार चलाई, उसके बाद बीजेपी का स्टैंड तो जातिगत जनगणना के पक्ष में भी कभी नहीं था। फिर दोबारा बोल रहे हैं, बीजेपी का स्टैंड नहीं होता तो बीजेपी कैसे लाती है अभी? बीजेपी ने ऐसा नहीं, बीजेपी इस मामले में शुरू से स्पष्ट थी। बीजेपी ने कभी इस बात में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कौन करता? बीजेपी तो करती। अगर सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हो रही है तो फिर सभी को खांचों में बांट के क्यों देखना? खांचे में कहाँ बांट के देखते हैं? जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो फिर जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों है? दोबारा बोलना चाहूंगा, अगर आपने जातिगत जनगणना की बात कही है तो जातिगत जनगणना में केवल हिंदू समाज की जातियां नहीं है, मुस्लिम समाज की जातियां कहाँ जाएगी? आप उस पर क्यों चुप हो जाते हो? मुस्लिम समाज में भी नायते, पुंजारे, कुंजड़े, भटरे 25 जातियां हैं, उनकी भी गिनती हो। ये अच्छा, लेकिन ये भी कमाल है ना, ये भारत में ही शायद संभव है कि हम भारत बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने वाला देश भी है, लेकिन वही भारत गांडीव उठाने वाला देश भी है। वो तो है ही ना। हम तो इस बात को इस तरह से माने कि देश का दर्शन तो सदैव दुनिया को आकर्षित करता है, इसलिए हम अपने इस देश के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना देखते हैं। अच्छा, मुझे मोहन जी एक बात बताएं कि वैसे तो संघ से जुड़े हुए बहुत से नेताओं से मैं मिली हूँ, और अब जो बीजेपी में एक परंपरा से दिखाई दे रही है कि जिस व्यक्ति का संघ से कोई जुड़ाव होता है उसका सत्ता के शीर्ष तक पहुँचना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ये जो वाक्पटुता है, ये जो वाणी है, ये बोलने की कला है, ये जो संस्कार है जिसमें सनातन का सम्मिश्रण दिखाई देता है, और राजनीति का पुट तो खैर है ही, तो ये सब शाखा में ही सिखाया जाता है, कक्षाओं में सिखाया जाता है। राष्ट्रभक्ति का पाठ शाखा में सिखाया जाता है, और शाखा से निकले हुए स्वयंसेवकों के लिए केवल भाजपा नहीं, कई सारे मित्र कांग्रेस में भी है, तब भी संघ उस पर प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो जहाँ भी है लोकतंत्र के लिए है। इसलिए इसका संघ का भाव केवल इतना है कि हम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपने देशभक्त नागरिक बनाएं। इसलिए भाजपा में भी आए या न भी आए, आपको राजनीति में तो दिख रहे हैं। आप लाइन से देखिए, मोहम्मद करीम छागला
ये तो हाई कोर्ट के जज थे ना, उनकी टिप्पणी क्या थी आप पढ़िए। उन्होंने खुल करके कहा था कि हाँ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण से हमारे देश के अंदर देशभक्ति की बयार आ रही है। आप याद करिए जयप्रकाश नारायण जी को, वो तो कभी जीवन में पहले वो तो कांग्रेस के नेता रहे आज़ादी के पहले से ही और 77 तक भी, लेकिन जब लोकतंत्र पे खतरा आया तब सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि हाँ, लोकतंत्र के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका है वो पूजनीय है, वंदनीय है, इसलिए उन्होंने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो भाव है, इस भाव को जागृत करने का काम संघ करता है। अच्छा, इसमें योग की भी कोई भूमिका होती है? मैं वापस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लेकर आ रही हूँ। इसमें योग की भी कोई भूमिका होती है क्या? ये संयोग से नहीं होती है, पूर्व नियोजित होती है। जैसे योग से हमारा, जब हम अपने जीवन की बात करें, आप बताइए किसी भी पूजा में बैठिए, हमारी सनातन संस्कृति की, आपको वो पंच तत्वों की पूजा कराते कि नहीं कराते? धरती, बल्कि और आगे, अब नवग्रह की कराते हैं, वो तो पृथ्वी से भी आगे जाते हैं। और जल में जीवन है, इसलिए जल को कभी अवॉइड नहीं करते, जल देवता की स्थापना कराते हैं। तो हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है, और बल्कि प्राणायाम से शुद्धि कराते हैं। प्राणायाम की एक कक्षा हो जाए, आप भी कराइए अनुलोम विलोम। अच्छा, कपालभाति अक्सर ये कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति। भस्त्रिका भी है। भस्त्रिका, आप क्या करेंगे, भस्त्रिका या कपालभाति? मैं तो जो भी आप चाहो, जो आप करवाएंगे वो आज मैं करूंगी। मैंने कहा ना शुरुआत में, आज शिक्षक की भूमिका में आप हैं। मैं ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता हूँ। हाँ। आप बाबा रामदेव की शिष्या है, तो मैं उनको ही प्रणाम करता हूँ, आपको ही प्रणाम, आपके माध्यम से उनको प्रणाम करता हूँ। अच्छा मोहन जी, एक भुजंग आसन हम करते हैं, क्योंकि मैंने देखा आपके हाथों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो देखते हैं जरा एक चैलेंज दर्शक भी जरा देखें, क्योंकि हर दिन हम उन्हें चैलेंज देते हैं और हमसे जो हमें भी ये चैलेंज मिलता है कि हम कितने भुजंग आसन कर सकते हैं जी। तो टाइमर शुरू किया जाए। चले, शुरुआत आप ही से। जहां आप रुकेंगे वहीं मैं रुकूंगी भुजंग आसन में। 1 2 3 4 10 कितने आप आसन, जैसे मैं फास्ट भी लगा सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ से। नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना है। नहीं अगर करना आप आसन कर रहे हैं ना, हाँ, तो आसन में रहिए, वो एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, एक्सरसाइज और आसन में अंतर है, तो इसलिए आसन करना, तो आसन की मुद्रा का आनंद लेना है। तो इसके आसन के जैसे ये हो गया हमारा भुजंगासन। अब इसमें सर्पासन भी होता है। जैसे आप सर्पासन करके बताएं कुछ। जैसे जितने फन वाले सारुप हैं जी, वो तो ऐसे ही करके करेंगे, जैसे इसे देख करके। लेकिन सर्पासन में क्या होता है, जैसे करेत है, हाँ, वो करेत को इतना ही चलेगा, ऐसे ऐसे देखता है ना सर। हाँ, ये देखिए आप इसको, आप जितना आ सकते हैं आइए देखो। अच्छा, किसी भी आसन को हम जितनी देर होल्ड करके रखते हैं उसमें उसकी कैपेसिटी का और पता चलता है। कैपेसिटी का फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आसन का कोई एक आसन कोई आप साधोगे तो बात नहीं बनेगी, इसमें अलग अलग अवस्था जी। और कोई और नहीं, आसन? अब इसमें नौका आसन है। अब जैसे नौका आसन है, ये बड़ा मजेदार है। हाँ, तो नौका आसन में हम जैसे नौका चलती है ऐसे, ठीक है, बीच में से इसमें दोलायमान नौकासन भी है। अच्छा, लहरें आ रही है। ये लहरें आ रही हैं, हाँ। ये फिर धनुरासन। बहुत सारे आज तो वाकई में बहुत से लोगों से मिली जो कहते हैं वो योग करते हैं, क्योंकि आप नियमित करते हैं और बचपन से करते आ रहे हैं, तो आप केवल आसन नहीं, उस आसन के पीछे का जो विज्ञान है उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।